मुछ जे तू करके खड़ी, रखदा है मुछ जे तू करके खड़ी, हो मैं भी नागनी वे गुत नू बना के रख दी, हो जे तू कुड़ते पजामे दा शकीन वे, कुड़ते पजामे दा शकीन वे, मैं भी सूट पटियाला शाही पा के रख दी, जे तू कुड़ते पजामे दा शकीन वे, मैं भी सूट पटियाला शाही पा के रख दी। हस्बैंड की फेवरेट सिंगर मैं ही हूँ, कोई और हो ही नहीं सकती, ऐसे कैसे हो सकती है। चार चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालन आइया बला झूले लालन, सिंदड़ी दा से बड़दा शकी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली शाहबाज कलंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। मैंने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी हिमाचल में होगी। सो आई थिंक साढ़े आखदे ना कि जदों संजोग खुलते थे पता नहीं लगता। सो इट वाज समथिंग लाइक दैट। इसमें कोई लव एंगल भी था, लव स्टोरी भी थी, या टोटली अरेंज था, या लव कम अरेंज था? बहुत एकदम से हो गया और कुछ पता नहीं चल रहा है। मतलब इनिशियली आई एम नॉट वांटिंग टू गो टू हिमाचल, मेरा बिल्कुल मन नहीं है बाहर शादी करने का, बट देन ही सो चार्मिंग एंड ही सो अट्रैक्टिव एंड जैसे वो बात करते थे वो इतना अच्छा लगता था कि मुझे लगता है ठीक है यार चलो कर लेते हैं। कुछ ऐसा कर कमाल के तेरी हो जाऊं, मैं किसी और की हूँ फ़िलहाल, मैं किसी और की हूँ फ़िलहाल के तेरी हो जाऊं, मैं किसी और की हूँ फ़िलहाल के तेरी हो जाऊं। वो जब आते थे ऑफिस से तो बहुत थके होते थे, तो समटाइम्स वी यूज्ड टू टॉक एंड ही यूज्ड टू से एक गाना ही सुना दो आप। तो मैं कई बार उनको बोलती थी कि मैं फ्री में नहीं गाती हूँ, यू हैव टू पे फॉर दैट। तो एक दिन बहुत सीरियस होके उन्होंने कहा कि अच्छा मैं 30 मिनट्स आपसे गाने सुन सकता हूँ। मैंने कहा यार इट इज़ अ कॉन्सर्ट, 30 मिनट्स, सो आई विल चार्ज फॉर इट। सो ही एक्चुअली डिड सेंड मी 45,000 रुपीज़। उन्होंने मुझे गूगल पे किया, हालांकि मैंने वापस कर दिए, पर उन्होंने गूगल पे किया। अच्छा ले लो यार गाना सुना दो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर की बेटी और हिमाचल की बहू अंजुषा शर्मा मौजूद हैं। शादी इनकी हो चुकी है और हिमाचल में इनकी शादी हुई है। आज रियासी में अपने मायके आई हुई हैं। इनसे ढेर सारी बातें करेंगे और शादी के बाद इनकी लाइफ में क्या बदलाव आया है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, और इनके जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उस पर भी बात करेंगे, और जो प्रोजेक्ट हाल ही में इनके आए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। अंजुषा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अंचित, थैंक यू सो मच। सभी ऑडियंस को मेरी तरफ से नमस्ते, थैंक्स। अंजुषा, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, चूँकि अब आपकी शादी हो चुकी है, क्या बदलाव शादी के बाद आप अपनी लाइफ में देख रहे हैं? पहले मैं ये मास्क रिमूव करती हूँ बिकॉज आई कैन नॉट ब्रीथ व्हेन आई एम स्पीकिंग, बिकॉज हम लोग प्राइवेट एरिया में बैठे हैं, मेरे घर पे बैठे हैं, सो वी आर इंटायरली सेफ, ऑल्सो सोशल डिस्टेंस मेंटेन है। शादी के बाद अंचित लाइफ आई थिंक चेंज अगर होती है तो वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे सभी कहते हैं ना कि आपके पार्टनर पे और आपके इन लॉज़ पे, आपकी फैमिली पे डिपेंड करता है, और आपका अपनी लाइफ में क्या स्टैंड है उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो मेरी लाइफ अभी तक सेम ही है। मैं कुछ दिन पहले अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस कर रही थी कि मुझे ना लग ही नहीं रहा कि मेरी शादी हुई है। सो इट्स लाइक आई थिंक इट्स द सेम, जैसी थी वैसी ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक कल्चर जो जम्मू कश्मीर और रियासी का है, ख़ासकर बात करें तो उसके बाद एकदम से हिमाचल जाके रहना, थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिला, या फिर कहा भी जाता है कि हिमाचल, पंजाब और जम्मू के कुछ ज़िलों का जो कल्चर है वो मिलता जुलता है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम उस वजह से नहीं हुई आपको? जी देखिए, जब मैं वहाँ पर गई थी विदाई के बाद, मेरी इन लॉज जो मेरी फैमिली है वो दे आर वेरी नाइस पीपल, बहुत प्यार करने वाले, और उन्होंने मुझे हमेशा बच्चों की तरह ही ट्रीट किया, जैसे उनके घर के आसपास के जो बच्चे हैं उनकी तरह ही मुझे ट्रीट किया। तो उनकी जो लैंग्वेज है जो हमारे हिमाचल में, वो डोगरी की तरह ही है। इट्स लाइक 90% डोगरी, मतलब वो उस तरीके कन्नै बोलते हैं जियां अस डोगरी बोलने हैं, थोड़ी जी टोन का डिफरेंस आता है। तो मैं समझ जाती हूँ सारी उनकी लैंग्वेज बोलती। अगर जैसे सपोज करो मुझे किसी किन्हीं ऐसे उनसे बात करनी है, जैसे कोई ओल्डी है तो उनसे अगर बात करनी है तो ऑब्वियसली वो डोगरी में ही बोलेंगे, तो मैं भी उनको डोगरी में रिप्लाई करती हूँ अपनी लैंग्वेज में। जब आप बोलते हैं तो पूरी तरह समझ जाते हैं? वो समझ जाते हैं, वो मेरी लैंग्वेज समझ जाते हैं पूरी तरह, मैं उनकी समझ जाती हूँ।
लेकिन मैं अभी तक प्रॉपर हिमाचली नहीं बोल पाई हूँ, बट हाँ डोगरी चलती है, तो इट्स लाइक सेम है, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। और कल्चरल भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट हर एक ट्रेडिशन, हर एक रिचुअल मैच ही करता है, तो इस वजह से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इससे पहले भी, शादी से पहले हिमाचल आपका जाना होता रहता था, या फिर शादी के बाद ही आप पहली बार ही शादी के बाद फेरे लेने के बाद ही हिमाचल? नहीं, हिमाचल मैं बहुत बार गई हूँ, इवेंट्स को लेकर भी गई हूँ, वहाँ पे फेस्ट होते थे। उसके अलावा मकलोडगंज बहुत बार गई हूँ, मेरा बहुत पसंदीदा जगह है वो, समर्स में मैं ज़रूर जाती थी अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। डलहौजी वगैरह गई हूँ, हिमाचल घूमा काफ़ी है हमने, बट येस दैट्स वेरी ट्रू कि मैंने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी हिमाचल में होगी। सो आई थिंक साढ़े आदे ना कि जदों संजोग खुलते थे पता नहीं लगता, सो इट वाज समथिंग लाइक दैट। संजोग खुले ते हिमाचल जाइए मिले। थोड़ा नेहा जिथे तुंदा ब्याह होए दा केड़े शहर बिच होए दा, केड़े कस्बे जिद्धर भी होए दा, ते थोड़ा कियां एह् संजोग तुंदे उत्थे मिले, पूरी स्टोरी थोड़ी जानना चाहगे, अगर तुस पर्सनल लाइफ के बारे अपनी सुना चाहगे, क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी भी हैं, एक विख्यात गायिका हैं आप, तो कहीं ना कहीं जो फ़ैन हैं आपके, जो वेल विशर हैं आपके, या दर्शक हैं आपके, ऑडियंस है जो आपकी, वो कहीं ना कहीं जानना चाहती है। बहुत से लोगों को हो सकता है पता हो, आप जो आपके टच में हैं आपने उन्हें बताया भी हो, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, ज़्यादातर जो ऑडियंस है उन्हें नहीं पता कि किस तरह से ये जो आपके संजोग वहाँ पर मिले और किस तरह से बातचीत हुई। और अंजुषा की शादी जम्मू कश्मीर में नहीं हुई, हिमाचल जाके हुई। क्या इसमें कोई लव एंगल भी था, लव स्टोरी भी थी, या टोटली अरेंज था, या लव कम अरेंज था? एक्चुअली पहले मैं बताऊंगी, इट्स नूरपुर डिस्ट्रिक्ट, विलेज तलाड़ा, जहाँ मेरी शादी हुई है, और ये पठानकोट से बिल्कुल नियर बाय है, मतलब प्रॉपर हिमाचल नहीं है। पठानकोट से इट हार्डली टेक्स यू 30 मिनट्स हमारे घर पहुँचने में, तो ऐसा है, मतलब पठानकोट के बॉर्डर पे है। तो वहाँ पे नॉट ओनली हिमाचली बट पंजाबी कल्चर भी बहुत है, इट्स लाइक द मिक्सचर ऑफ द कल्चर। दूसरा हम लोग पठानकोट में तो डोगरी भी चलती है, बिल्कुल मिलती जुलती है। हाँ, मतलब वही है, सेम ही है, पंजाबी डोगरी सब मिक्स है, तो इतना कोई दिक्कत वाली बात कैसे बॉर्डर पर हैं यहाँ पे? एक यूनियन टेरिटरी और 2 राज्यों का बॉर्डर, वो आप कैसे? पहले मैं एक ही स्टेट की बेटी थी, अब 3 स्टेट्स की हो गई हूँ। हालांकि जब मैंने काम शुरू किया था पंजाब में, तो मैं पंजाब की भी बेटी हो गई थी, अब हिमाचल की भी हो गई, तो ना आप 3 स्टेट्स। अब पंजाब जाना आसान हो जाएगा। हाँ, अब जो डिस्टेंस था, माय मैनेजर वाज सो हैप्पी बिकॉज अभी मैं हस्बैंड के साथ आर्मी यूनिट में हूँ, तो वो दसूआ में है, तो मैनेजर वाज सो हैप्पी कि आप इतने पास हो ना, अब हम प्रोजेक्ट्स इजीली कर सकते हैं, पंजाब अब ट्रैवल कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। सो हाँ, फिजिबल हो गया, बट दैट वाज नॉट द ओनली रीज़न। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जम्मू कश्मीर के बाहर मैं शादी करूँगी, बिकॉज आई पर्सनली, मुझे जम्मू से बहुत प्यार है, तो मैंने यही सोचा था कि अगर, क्योंकि मैंने कभी ये भी नहीं सोचा कि दिल्ली मुंबई शादी करें या पंजाब में शादी करें, कभी नहीं सोचा था, बिकॉज मुझे अपने कल्चर से बहुत प्यार है, मैं डोगरी को नहीं छोड़ना चाहती थी। और लेकिन जब हिमाचल की तरफ से हुआ तो लगा कि नहीं, ये भी डोगरे ही हैं। और मेरे पापा ने मुझे एक बार बताया था कि हम लोग, जो हमारी फैमिली है, हम जनरल जोरावर सिंह के साथ आए थे, उनके पड़ोत हैं हम, और उनके साथ आए थे आज से काफ़ी साल पहले, जब वो यहाँ पर आए थे, तो वो हिमाचल के ही थे, में जो अपने रेसिडेंस जो इनका हाँ वहाँ पे, तो वो हिमाचल से ही आए थे। तो हमारे जो पुरखे हैं वो हिमाचली ही हैं, दे आर बेस्ड इन हिमाचल, दे वर फ्रॉम हिमाचल। तो वही हुआ कि हिमाचल से कुछ साल पहले आए और अब मैं हिमाचल चली गई, तो इट्स लाइक अब वो फिर से दोबारा वो चीज़ें अटैच हो रही हैं। तो मुझे कभी हिमाचल ऐसा लगा नहीं कि मेरा अपना नहीं है। और जहाँ तक मुलाकात एक्चुअली हम सेटअप तो अरेंज मैरिज सेटअप से मिले थे, कोई ऐसा नहीं था कि इन्होंने मुझे देखा और मैंने इनको देखा और ऐसा प्यार हुआ या कुछ ऐसा नहीं था। अरेंज मैरिज सेटअप से मिले थे, बट देन ऐसा नहीं था कि मतलब बात हुई है तो अब शादी करनी ही करनी है, ऐसा नहीं था। दोनों की फैमिलीज़ की तरफ से यही था कि आप लोग यू शुड गेट टू नो ईच अदर, आप बात करो, और फिर क्योंकि शादी इज़ अ बिग डिसीजन टू टेक। बट आई थिंक बिकॉज ही इज़ एन आर्मी मैन, और आर्मी का जो एक चार्म होता है, दे आर वेरी था कि अगर आपका हस्बैंड आपको आर्मी मैन मिलेगा कोई अच्छी पोस्ट में, या वो आप शादी कर लेंगे उनसे, या फिर ऐसा कभी सोचा नहीं था? मैंने पर्सनली ऐसा नहीं सोचा था, मुझे आर्मी वाले बहुत पसंद इंडस्ट्री से हैं आप, गायिका हैं, तो ज़्यादा क्या रहता था माइंड में कि किसी सिंगर से ही शादी करनी है, कुछ ऐसा रहता था? या फिर नहीं, सिंगर से मैंने कभी नहीं सोचा शादी करनी है, क्योंकि मैं एक प्राइवेट बिजनेस में हूँ, मैं खुद सिंगर हूँ, तो और सिंगिंग लाइन से अगर दोनों ही सिंगर हो जाएंगे तो देयर आर मैनी थिंग्स दैट यू हैव टू सी। सो सिंगर तो नहीं सोचा था। हाँ, अगर प्यार हो जाता किसी सिंगर से तो वो बात अलग थी, फिर तो कर ही लेते, बट जहाँ पे अरेंज मैरिज की बात थी तो ऐसा नहीं सोचा था। आर्मी के लोगों के लिए हमेशा, आर्मी ऑफिसर्स के लिए हमेशा एक रिस्पेक्ट रही है मन में,
हमेशा वो प्यार, वो उनका जो देश को लेके जो जज्बा है, उस चीज़ को लेके हमेशा मैं बहुत पॉजिटिव रही हूँ। और लेकिन मेरी मदर को बहुत था कि लड़का आर्मी में होगा तो बहुत अच्छा होगा, वो ऐसा सोचती थी। जब मैं छोटी थी शायद तभी उन्होंने सोचा होगा। तो जब हम मिले हैं उसके बाद हमारी बात शुरू हुई और स्टार्टिंग में मुझे तो ऐसा था कि नहीं, मुझे हिमाचल में शादी नहीं कर रही है। बट येस, माय हस्बैंड वाज वेरी प्रोमिनेंट एंड ही वाज, उनको ये था कि नहीं, आप अपना टाइम लीजिए और उसके बाद अगर आपको बेटर फील हो, अगर हम बात करते हैं, अगर आपको अच्छा लगेगा तभी है, अदरवाइज़ मेरी तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट दैट क्लीशे गाय, और वो ऐसे थे भी नहीं। तो उनका ऐसा था। तो उसके बाद वो एक द वे दे आर, मतलब एक जेंटलमैन होना और वो बहुत ऐसे सेंसिबल होना, बहुत पीसफुल, काम, वो चीज़ों ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। हमने बात करना शुरू की, धीरे धीरे जान पहचान हुई, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन हुई, अच्छा लगने लगा बात करके। तो फिर शादी की बात आगे बढ़ी। और हाँ, लव कम अरेंज आप कह सकते हो, इट इज़ नॉट फुली अरेंज्ड मैरिज। लव कम अरेंज शादी हुई है आपकी। अब जब आपने कहा कि मिलना हुआ, उसके बाद अच्छे लगने लगे, आप सिंगर हैं, कौन सा गाना गुनगुनाने का मन करता था और गुनगुनाती थी, अगर गुनगुनाती थी? एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि हस्बैंड, हिज नेम इज़ राहुल, तो उन्हें भी बहुत शौक है गाने का। और खुद गाते हैं? अच्छा गाते हैं, मतलब अच्छा गाते हैं, नॉट प्रोफेशनली ऑफ कोर्स, बिकॉज ही इज़ एन आर्मी ऑफिसर, तो वो तो नहीं है। बट आर्मी में भी जैसे आप देखें कि फंक्शंस वगैरह होते हैं तो ऑफिसर्स को कहा जाता है कि आप कुछ ना कुछ गाओ, तो उनको स्टार्टिंग से बहुत शौक था और म्यूज़िक से उनको बहुत प्यार है। तो वो भी शायद एक रीज़न था कि वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हुए और उनको ऐसा लगा। और जब हम लोग डेट कर रहे थे, जब हम लोग बात कर रहे थे, तो हम एक दूसरे को गाने ज़रूर सुनाते थे, वो भी मुझे सुनाते थे, मैं भी उनको सुनाती थी। तो बहुत सारे गाने थे एंड मोस्टली तारीफ़ कौन करता था? ज़्यादा तारीफ़ तो वही करते थे। मैं उनको कहती थी आप मुझे गाना सुनाओ, तो वो ये कहते थे नहीं नहीं, आप तो प्रोफेशनल सिंगर हैं, तो मैं कहाँ गा पाऊँगा। बट नहीं, इफ़ यू आर लिसनिंग राहुल, यू आर एन अमेजिंग सिंगर, आप बहुत अच्छा गाते हो। तो ऐसा मत सोचो कि हाँ अंजुषा है तो मैं नहीं गा सकता, ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर। तो वही, हम एक दूसरे के लिए गाते भी थे, बातचीत भी होती थी एंड काफ़ी टाइम तक मतलब मैं अगर श्योर भी होगी थी, क्योंकि लड़कियों का थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि अगर श्योर भी हैं तो भी बोलेंगी नहीं, मतलब ठीक है, हाँ नहीं है अभी, ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा था। बट बहुत अच्छे से दैट जर्नी वाज वेरी ब्यूटीफुल। और फिर शादी हो गई तो सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ और एकदम से हो गया, जो चीज़ें नहीं सोची थी वो भी हो गई। तो शादी लॉकडाउन में थी तो थोड़ी मुश्किल भी हुई होगी, परेशानियाँ आई? हाँ जी बिल्कुल, लॉकडाउन में थी शादी और बहुत परेशानियाँ आई। हमने मोस्टली सारे फंक्शंस घर पे ही रखे थे। हमारा रिसेप्शन और बारात बाहर था, जम्मू में था। तो हमारा मेहंदी का फंक्शन, जो हमारा बहुत प्रोमिनेंट फंक्शन था, वो हमारा फंक्शन ही कैंसिल हो गया, क्योंकि जब हमारा बैंगल सेरेमनी हुआ उसके अगले दिन मेहंदी थी। और बैंगल सेरेमनी वाले दिन रात को ही, शायद मेहंदी वाले दिन सुबह ही, रात को शायद पता चल गया एक दिन पहले कि लॉकडाउन लग गया है पूरे जम्मू में। वो खबर सुनने के बाद क्या रिएक्शन था, क्या मन में चला था? क्योंकि हम देखते हैं कि एक सपना होता है शादी का ना, खासकर लड़कियों की अगर बात करें तो शादी अच्छी होनी चाहिए, वो ये सोचती हैं। लेकिन एकदम से पहले दिन ये खबर आती है कि लॉकडाउन हो जाएगा और गैदरिंग जो है बहुत कम हो। पर मैं ये कहूँ कि मेरे पेरेंट्स बहुत पॉजिटिव थे, मेरी पूरी रिश्तेदारी, पूरे जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो बहुत अंडरस्टैंडिंग थे। हम काफ़ी लोगों को नहीं ले जा सके। मेरे इन लॉज बहुत अंडरस्टैंडिंग थे, उन्होंने भी बहुत कम बारात लाने का डिसाइड किया कि ऐसे करके लॉकडाउन लग गया। और मेरे अपनी मासियों के बच्चे, अपनी बूजियों के बच्चे, बहुत सारे ऐसे लोग थे, मासियाँ, बूजियाँ, जो लोग नहीं जा पाए बारात में, बट दे वर वेरी अंडरस्टैंडिंग। मेरे कज़न्स जो नहीं जा पाए, उन्होंने बहुत अंडरस्टैंड किया कि सिचुएशन क्या है। पापा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर ऐसी सिचुएशन आई तो हम सिर्फ बेटी को ले जाएंगे, हम 2-3 बंदे चले जाएंगे घर के और जयमाला करवा के यहाँ ले आएंगे, क्योंकि शादी तो यहीं होनी थी। आप बिलीव कीजिए कि मेहंदी का जितना भी जो फंक्शन था, हमारा प्रॉपर डिनर था, म्यूज़िकल नाइट थी, सिंगर्स आने थे, बैंड लगना था। सिंगर्स आए, सिंगर्स दोपहर को आए, क्योंकि हमने मेहंदी को फिर दोपहर को शिफ्ट कर दिया, क्योंकि शाम से लॉकडाउन था। और हमारा जितना भी था, हमारी केटरिंग नहीं हुई उस दिन, हमने लोकल किसी से खाना बनवाया, हमारे स्टॉल्स नहीं लगे, हमारा डेकोर नहीं हुआ मेहंदी का। और उसके बाद नेक्स्ट डे मेरा जो मंडप आना था शादी का, वो भी जम्मू से आना था, मेरी जयमाला जम्मू से आनी थी। उसके बाद जो वो भाई लेके चलते हैं हाथ में, वो जो स्टैंड होता है, वो भी जम्मू से आना था। वो तीनों चीज़ें मना कर दी केटरर ने कि वो नहीं आ सकती हैं, डेकोरेटर ने।
बोला कि नहीं आ सकती हैं। तो हमने कहीं से एक दिन पहले ही जम्मू से अरेंज की जयमाला, हैड टू बी द आर्टिफिशियल जयमाला, क्योंकि कल तक हमने उसको चलाना था, तो फ्रेश फ्लावर्स की नहीं आ सकी। उसके बाद मेरा जो मंडप था वो भी हमने एक ट्रेडिशनल मंडप, हालांकि हमने पहले भी ट्रेडिशनल ही सोचा था बट उस पर डेकोर ज़्यादा था, तो हमने वो ट्रेडिशनल मंडप लगाया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही कैंसिल होगी, मतलब पता ही नहीं चला। तो उस टाइम क्या चल रहा था उस बहुत बुरा लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था कि मेहंदी का पूरा फंक्शन स्पॉइल हो चुका है, बिकॉज हमारा वो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन था। और उसके बाद मंडप नहीं आ रहा मेरा, मेरी जयमाला नहीं आ रही, मेरी पार्लर वाला का प्रॉब्लम हो गया, मतलब बहुत टेंशन हो गई थी। बारात का नहीं समझ आ रहा था कि, क्योंकि वो लोग हिमाचल से हैं तो पठानकोट में उनको लखनपुर क्रॉस करना था, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं कि मेरी शादी में मेरे और मेरे हस्बैंड के, राहुल के, हम दोनों के पिक्चर्स भी नहीं आ पाए, पोर्ट्रेट शूट हमारा हो ही नहीं पाया, क्योंकि हमारी बारात आई, आते ही हमारी जयमाला हुई, जयमाला के बाद फटाफट खाना हुआ और हम वापस आ गए। हमारे पास टाइम ही नहीं था कि वेन्यू को हम एक्सप्लोर कर पाते, हम फ़ोटो शूट कर पाते, वीडियो कर पाते, कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी यही था कि अगर मैं एक पब्लिक फेस हूँ, अगर मैं ही इन चीज़ों को अग्री नहीं करूँगी या मेरी तरफ से ही लिमिटेशन नहीं होगी लोगों को लेकर, तो एक मैसेज बहुत गलत जाएगा। अगर जहाँ पे अगर 50 लोग अलाउड हैं, वहाँ अगर मैं 100+ लोगों को बोल देती कि आ जाओ, तो मेरा भी नाम ख़राब होता और लोग ये देखते कि अगर पब्लिक फेसेस ये कर रहे हैं तो आम जनता क्या करेगी। तो उस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ किया, बट फिर भी मुझे लगता है कि लॉकडाउन में जैसे बाकी लोगों की शादियाँ, बारात खाली हाथ नहीं गई, बारात लड़की को लेकर। हाँ, अरे नहीं। और उसके बाद घर पे जो हमारे फंक्शंस हुए बहुत अच्छे हुए, हमारा फेरे, उसके बाद मतलब एवरीथिंग वाज परफेक्ट, बिल्कुल अच्छा हुआ। पर ये था कि बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में जब शादी प्लान की थी उस टाइम पे चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल थी, कोरोना जा चुका था और 2-4 महीने बाद फिर से स्ट्राइक किया। तो उस टाइम पे हम लोग बारात में वी वर एक्सपेक्टिंग 1300-1400 पीपल, और उसमें मेरे देहरादून के फ्रेंड्स थे, मेरे पापा के स्टेट वाइज अलग अलग जगह के फ्रेंड्स थे, मेरी स्कूलिंग देहरादून से हुई है, मेरे उत्तराखंड के फ्रेंड्स थे, बहुत दिल्ली के मेरे कुछ लोग थे, कुछ मेरे ऑब्वियसली अपने जो हमारे जो म्यूज़िक से रिलेटेड जो सेलिब्रिटीज़ थे, जो लोग थे, बहुत सारे लोगों को आना था, सबका कैंसिल हो गया। और उसके बाद हम 1400-1500 लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और कहाँ वो 50 लोगों के बीच में फंक्शन हुआ। बट आई थिंक वार्मथ वाज देयर, प्यार था। जो लोग मेरे बहुत इंपॉर्टेंट थे, मेरे पेरेंट्स स्पेशली, मेरी जो फैमिली थी वो थी। तो मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन में आपके अपने अगर आपके साथ हैं तो एडजस्ट करना पड़ता है, क्या करें। हालांकि मन तो नहीं था ऐसे शादी करने का, बट फिर भी बहुत अच्छे से होगी। जैसे कोई भी गाना जो मेरा मन में आता था मैं यूकुलेले पे सुनाती थी उनको कई बार, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी जॉब ऐसी है दैट वो जब आते थे ऑफिस से तो बहुत थके होते थे, तो समटाइम्स वी यूज्ड टू टॉक एंड ही यूज्ड टू से एक गाना ही सुना दो आप। तो मैं कई बार उनको बोलती थी कि मैं फ्री में नहीं गाती हूँ, यू हैव टू पे फॉर दैट। तो एक दिन बहुत सीरियस होकर उन्होंने कहा कि अच्छा मैं 30 मिनट्स आपसे गाने सुन सकता हूँ। मैंने कहा यार इट इज़ अ कॉन्सर्ट, 30 मिनट्स, सो आई विल चार्ज फॉर इट। सो ही एक्चुअली डिड सेंड मी 45,000 रुपीज़। उन्होंने मुझे गूगल पे किया, हालांकि मैंने वापस कर दिए, पर उन्होंने गूगल पे किया, अच्छा ले लो यार गाना सुना दो। सो इट वाज लाइक दैट। तो उनको वो गाना बहुत पसंद था, अपना आपकी नज़रों ने समझा। मेरा सवाल ये है कि जब बात आगे बढ़ी तो क्या गुनगुनाने का मन, क्या फीलिंग जो है वो अंदर आती थी? क्योंकि हम देखते हैं जो आप गाने गाते हैं वो किसी ने लिखे होते हैं, किसी और की फीलिंग होती है। उस समय आपको कौन सा गाना आपको लगता था कि वो फील आप कर रहे? मुझे एक्चुअली कोई भी गाना ऐसा नहीं लगता था कि मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि बहुत एकदम से हो गया और कुछ पता नहीं चल रहा है। मतलब इनिशियली आई एम नॉट वांटिंग टू गो टू हिमाचल, मेरा बिल्कुल मन नहीं है बाहर शादी करने का, बट देन ही सो चार्मिंग एंड ही सो अट्रैक्टिव एंड जैसे वो बात करते थे वो इतना अच्छा लगता था कि मुझे लगता है ठीक है यार चलो कर लेते हैं। तो ऐसा हो रहा था, मतलब आप कंट्रोल नहीं होता ना, व्हेन यू आर नॉट इन कंट्रोल, आपको वो कोई चीज़ अपनी तरफ खींचती चली जाती है, तो वो एक सिचुएशन हो गई थी। तो गाना तो ऐसे नहीं था, ऐसे तो बहुत सारे गाने हम गाते थे, तो ऐसा जैसा कोई गाना याद नहीं आ रहा है। हस्बैंड ने देखा था आपको गाते हुए उसके बाद घर वालों के थ्रू? उन्होंने नहीं, मुझे नहीं देखा था एक्चुअली। वही जब थोड़ा सा ऐसे हुआ कि पेरेंट्स के थ्रू थोड़ी सी बात हुई, किसी का कोई रिश्तेदारी समथिंग लाइक दैट। फिर उन्होंने जब मुझसे बात की तो उन्होंने मुझे कॉल किया, पहला कॉल उनकी तरफ से था, क्योंकि पापा ने बोला कि बेटी तो मानती नहीं है शादी के लिए, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। तो मैंने उनको यही कहा कि यू प्लीज़ कैरी ऑन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूँ शादी के लिए। तो पहले उन्होंने मुझे मैसेजेस किए,
व्हाट्सएप पे। तो जब मैंने उनको कहा कि प्लीज़ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, हालांकि मुझे पता था कि आपस में पेरेंट्स की थोड़ी सी शायद बात हुई है, बट क्योंकि होता है ना कि पहले बच्चे तो एक दूसरे के साथ बात करें फिर ही पेरेंट्स का बात करने का फ़ायदा है। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। तो उन्होंने मुझे सिर्फ बोला कि मैं आपको एक कॉल कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे कॉल की, मुझे पूछा कि आप शादी के लिए रेडी नहीं हो या आप मुझे मना कर रहे हो, इज़ इट द मैरिज दैट इज़ अ प्रॉब्लम और मी इज़ द प्रॉब्लम। सो आई सेड नो, यू आर नॉट द प्रॉब्लम, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो मैं जानती भी नहीं हूँ, मुझे बस शादी नहीं करनी है अभी। तो ही सेड मुझे भी अभी नहीं करनी है, सो लेट्स जस्ट गेट टू नो ईच अदर। तो ऐसे करके फिर धीरे धीरे बात शुरू हुई। तो उसके बाद उन्होंने मेरा काम देखा। हालांकि ही सेज, जैसे जब हमारी 2-3 दिन बात हो गई तो मैंने उनको बताया कि मेरे कुछ गाने हैं, आप देखो यूट्यूब पे। तो ही सेड आप सिंगर हो? मैंने कहा हाँ जी मैं सिंगर हूँ। तो शादी के बाद उन्होंने मुझे बताया कि अंजुषा, जब आपने मुझे बोला था कि मैं सिंगर हूँ तो मुझे लगा था होगी कोई बस ऐसे ही गिटार लेके गाती होगी यूट्यूब पे। तो ही वाज लाइक, जब मैंने देखा तो मुझे पता चला ओ माय गॉड यू आर अ प्रोफेशनल सिंगर। तो उसके बाद तो ऐसा नहीं था कि मेरी सिंगिंग की वजह से वो मेरे करीब आए या अट्रैक्ट हुए, उनको एज अ पर्सन मैं अच्छी लगी। बाद में उनको पता चला कि मेरा क्या करियर है, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी एंड वेरी सपोर्टिव, दैट्स हाउ इट वाज। चलिए अब कुछ सुनना चाहेंगे आपसे, क्या सुनाना चाहेंगे? काफ़ी देर हो गई प्रोफेशनल, हालांकि गाने आपके आए थे, उसके बाद इंटरव्यू कोई आपका शायद नहीं हुआ है, खासकर रियासी या जम्मू की बात करें तो शादी के बाद शायद पहला इंटरव्यू आपका है, क्या सुनाना चाहेंगे? मैं आपको सुनाती हूँ, मेरे 2 गाने आए हैं नए, बेपरवाह और पागल, और दोनों गानों को सबने बहुत प्यार किया है। तो मैं पागल गाना आपको सुनाती हूँ 2 लाइंस। कर ले वे मने आइयां तेरे नाल असी जो लाइयां, तैनू ना परवाइयां वे साडी जान मुट्ठी विच आइया। कर ले वे मने आइयां तेरे नाल असी जो लाइयां, तैनू ना परवाइयां वे साडी जान मुट्ठी विच आइया। तू नहीं समझना लगदा वे जद तू पूरी कर जेगा, मैनू लगदा है मुंडिया तू मैनू पागल कर देगा, मैनू लगदा है मुंडिया तू मैनू पागल कर देगा, पागल कर देगा। तो अभी भविष्य में क्या क्या प्रोजेक्ट आप पे, किन किन पर काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है और कहाँ कहाँ पर इनकी शूटिंग होने वाली है? देखिए अभी जैसे हमने लॉकडाउन में पागल शूट किया था, तो वो गाना आया, उसके बाद बेपरवाह आया। दोनों गाने बहुत अच्छे आए और आपने बहुत प्यार दिया। जिन्होंने नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखें। बेपरवाह तो जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज़ हुआ है। और इसके बाद मैं कुछ डिवोशनल भी ट्राई कर रही हूँ। एक गणेश वंदना जो मैंने खुद लिखी है, वो कोशिश कर रही हूँ कि आए। एक डोगरी प्रोजेक्ट है जो काफ़ी टाइम से ऐसे अधर में लटका हुआ है, बिकॉज़ बीच में शादी आ गई, बीच में कोविड आ गया, तो वो भी करेंगे। उसके अलावा एक पंजाबी सॉन्ग है, वो भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन बिकॉज कोविड है तो थोड़ा सा जब तक चीज़ें रिलैक्स नहीं होती, एज अ सिंगर मुझे भी नहीं लगता कि हमें क्रू को लेके चले जाना चाहिए, कैमरास को लेके चला जाना चाहिए और शूट करना चाहिए। दैट इज़ वेरी, मेरे हिसाब से बहुत ऐसा हो जाएगा कि हम चीज़ों को मान नहीं रहे हैं। तो थोड़ा 15-20 दिन तक हम ये देख रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएँ, उसके बाद हम शूट्स करेंगे। ऑडियोज़ मोस्टली रेडी हैं। आपको घर वालों का काफ़ी सपोर्ट रहता है, तो जो आपके इन लॉस हैं, जो ससुराल वाले हैं, वो भी इसी तरह सपोर्ट करते हैं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरी मदर इन लॉ की अगर मैं बात करूँ, शी इज़ सच अ स्वीट हार्ट की उन्होंने वो मेरे गाने देखती रहती हैं। अब क्योंकि मैं हस्बैंड के साथ रहती हूँ तो जब मैं जाती हूँ कभी तो मुझे बताती है, मैंने आपका ये गाना सुना बेटा, मैं आपका इंटरव्यू देख रही हूँ। तो वो बहुत सपोर्टिव है। शी इज़ वेरी वेरी स्वीट। और पापा भी ऐसे ही हैं, पापा भी बहुत अच्छे हैं। और हस्बैंड तो हैं ही, वो तो खैर पहले से ही हमारे दीवाने हो रखे थे म्यूज़िक के, तो वो तो सुनते ही हैं। तो आई थिंक द होल फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव। उनके भी जो रिलेटिव्स हैं वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। दे आर वेरी प्राउड दैट यू नो somebody who is doing such thing, और एक सिंगर है हमारी फैमिली में, तो कहीं ना कहीं उनको भी बहुत प्राउड फील। हस्बैंड की फेवरेट सिंगर आप हैं या कोई और है? हस्बैंड की फेवरेट सिंगर मैं ही हूँ, कोई और हो ही नहीं सकती, ऐसे कैसे हो सकती है। चलिए अब कुछ और सुनना चाहेंगे आपसे, क्या सुनाना चाहेंगे? ओ लाहौल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंदड़ी दा से बड़दा शकी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर अली शाहबाज कलंदर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी, चार चराग तेरे बलन हमेशा,
चार चराग तेरे बलन हमेशा हो, चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालन आइया बला झूले लालन, सिंदड़ी दा से बड़दा शकी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली शाबाज कलंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। थैंक यू। बहुत खूब। पहले 2 गाने जो आपके प्रोफेशनल आए थे, काफ़ी लोगों ने एक गाने को काफ़ी करोड़ों व्यूज़ उस गाने को मिले, उसके बारे में थोड़ा बताइए अभी कितने उसके व्यूज़ हैं, और कुछ लाइनें उसकी भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वही आपकी जो शुरुआत थी उसी से हुई थी और काफ़ी रिस्पांस उस गाने पे मिला। हाँ जी, गाना था सूट पटियाला शाही। आई थिंक उस पर अभी 9 करोड़ के आसपास व्यूज़ है, मतलब ज़्यादा ही होंगे, मैंने अभी लेटेस्ट चेक नहीं किया, पर बहुत व्यू गया उस पर, बहुत व्यू गया, 90 मिलियन प्लस। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा पहला गाना था और लोगों ने बहुत प्यार दिया है, और कई बार लोग मुझे कहते हैं ये सूट पटियाला शाही वाली लड़की है ना, तो दिस हैपन्स। वो गाना मैं हमेशा से सुनाती हूँ, बहुत बार जब मैं लाइव पे जाती हूँ तब भी डिमांड आती है, तो वो मैं सुना देती हूँ एक बार। रखदा है मुझ जे तू करके खड़ी, रखदा है मुझ जे तू करके खड़ी, हो मैं भी नागणी वे गुੱਤ ਨੂੰ बना के रख दी, हो जे तू कुड़ते पजामे दा शकीन वे, कुड़ते पजामे दा शकीन वे, मैं भी सूट पटियाला शाही पा के रख दी, जे तू कुड़ते पजामे दा शकीन वे, मैं भी सूट पटियाला शाही पा के रख दी। रंग सांवला की भी कुछ लाइनें सुनाइए। ये लगातार आप गाने ही सुन रहे हो मुझसे। ओके, रंग सांवला। आप इसके चार्ज की बात तो नहीं करेंगे? हाँ बिल्कुल, अभी आप कैश मुझे पे करोगे। हल्ले केड़ा मुंडियां दी जाप दी है खैर, बाहर जदों जावा सारा हिल जांदा शहर, हो मैनू जणा खड़ा वेखदा है खड़ खड़ के, जणा खड़ा वेखदा है खड़ खड़ के, शुक्र मनाओ रंग सांवला कुड़ी दा गोरी हुंदी जे कोई मर जांदा सिर चढ़ के, शुक्र मनाओ रंग सांवला कुड़ी दा गोरी हुंदी जे कोई मर जांदा सिर चढ़ के। बहुत खूब। अंजुशा, अब ये जानना चाहेंगे कि शादी के बाद क्या करियर आपका उसी तरह चलता रहेगा, क्या प्लानिंग है करियर की आपकी, और क्या संदेश रहेगा? क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं या फिर कहते हैं कि शादी के बाद कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाती है करियर पर, हालांकि बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं शादी के बाद और ज़्यादा तरक्की बहुत से लोगों ने, सेलिब्रिटीज़ ने की है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, तरक्की तो ईश्वर पे डिपेंड करती है, भगवान डिसाइड करते हैं कि आप तो बस काम कर सकते हैं, तो तरक्की मुझे नहीं पता कि आगे कितनी तरक्की होगी, कितना और नाम होगा। यस, बट मुझे ये बिल्कुल श्योरिटी है कि जितना मैं काम कर रही थी उससे ज़्यादा करूँगी, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि ये चीज़ आप मत करो या ये चीज़ आप करो, इस चीज़ में आपको रोक लगाऊंगा या ये चीज़ आप ऐसा क्यों कर रहे हो। वेरी वेरी सपोर्टिव। और मैंने भी कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरी शादी हो जाएगी तो मेरा करियर, उस तरफ कभी मेरा ध्यान गया नहीं। जब मेरी शादी की प्लानिंग हो रही थी तब भी मुझे काफ़ी लोगों ने ये कहा कि यार अब करियर का क्या होगा, जिस प्रोफेशन में आप हो वहाँ पे, पर ऐसा नहीं है। नाउ थिंग्स आर चेंजिंग। नाउ यू हैव मैनी सेलिब्रिटीज़ इन बॉलीवुड ऑल्सो जो शादी कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो वाई नॉट हियर। सिंगिंग इंडस्ट्री में भी श्रेया घोषाल, लाइक एवरीबडी एल्स इज़ मैरिड। मैं अपने आप को उनसे कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। पर मुझे लगता है कि शादी एक स्टेप होता है आपकी लाइफ में। जैसे आप बचपन से बड़े होते हो, फिर आप टीनेज में जाते हो, फिर आप जवान होते हो, देन शादी, देन बुढ़ापा, वो आएगा ही आएगा, आपको उसको रोकना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है वो शादी, कुछ लोग कहते हैं शादी की पिक्चर्स अपलोड मत करो, हस्बैंड सिर्फ के साथ फोटोज़ मत डालो, लोगों को ये शो करो कि आप मैरिड नहीं हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल फेज ऑफ लाइफ एंड आई एम सेलिब्रेटिंग इट। तो मुझे लगता है कि हर एक लड़की जो किसी भी करियर में है, मेरे करियर में तो ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है कि शादी होगी तो क्या होगा, तो किसी भी करियर में है यार, शादी करना और एक लाइफ पार्टनर के साथ अपनी ज़िंदगी जीना, आई थिंक आपको डबल पावर मिलती है, डबल डोज मिलती है। आपके पेरेंट्स आपके साथ हमेशा होते हैं, बट एक पार्टनर भी होता है जो आपको कहता है यू नो आप और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। तो उस चीज़ को कभी भी उस तक नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, और मैं तो बहुत सेलिब्रेट करती हूँ उस चीज़ को। मैं हमेशा अपनी शादी की बात करती हूँ, और मुझे लगता है कि नाउ आई एम मोर स्ट्रॉन्गर एज अ वाइफ ऑल्सो। पहले मैं एज अ डॉटर काम कर रही थी, नाउ एज अ वाइफ एज वेल एज अ डॉटर ऑफ 2 फैमिलीज। आई थिंक इट्स गोना कम लाइक अ बैंग नाउ। अब गाने और अच्छे आएंगे। तो शादी के बाद रियासी आना होता रहता है या बहुत कम मौका मिला रियासी आने?
देखिए हस्बैंड की जॉब इस तरह से है कि मोस्टली आर्मी कैंप्स में ही लाइफ निकलने वाली है हमारी। और बिल्कुल मैं शादी के बाद अब ये तीसरी बार आई हूँ। पहली मैं दफेरे में आई थी, दूसरा कैंप जाने से पहले मैं और मेरे हस्बैंड आए थे, और अब मैं अकेली आई हूँ क्योंकि उनके लिए हमेशा पॉसिबल नहीं है आना, छुट्टी नहीं मिलती है। व्हेन यू आर इन चार्ज ऑफ समथिंग, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, एंड फिर मतलब बाकियों को फिर भी छुट्टी मिल जाती है लेकिन अफसरों को तो बिल्कुल ही नहीं मिलती है। तो देयर इज़ अ टफ़ लाइफ, आर्मी की एक टफ़ लाइफ है, और वो उन्होंने मुझे पहले ही बताया था। तो मैंने उनको यही कहा था कि अगर आपकी आर्मी में टफ़ लाइफ है, आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आई थिंक आई एम द राइट पर्सन फॉर यू, बिकॉज मैं अकेले आज तक चीज़ें करती आई हूँ, मैं कर भी सकती हूँ। अपनी रिश्तेदारी संभालती हूँ तो आपकी भी संभाल लूँगी तो ऐसा है। तो आई थिंक ही इज़ ऑल्सो लकी टू हैव अ पर्सन जो खुद अपनी ज़िंदगी इंडिपेंडेंटली जी सकते हैं। हर जगह ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड ही जाएंगे, हस्बैंड ही करेंगे तो मैं करूँगी। तो और उनकी कमिटमेंट्स ऐसी हैं कि वो आ जा नहीं सकते हैं। तो मैं थर्ड टाइम आई हूँ, अब आगे भी आऊँगी, राखी पे आऊँगी, आती रहूँगी। रियासी तो अपनी जगह है, यहाँ क्यों नहीं आऊँगी। हस्बैंड को घुमाने का मौका मिला, रियासी दिखाने का मौका मिला, और कैसा लगा उन्हें अगर घुमाया तो? जी बिल्कुल। जब हम दफेरे में आए थे तो हम 2 दिन रुक के गए थे क्योंकि दूर है, और फिर हमने सोचा चलो बाद में मौका नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे उनको मैंने सियाड़ बाबा दिखाया, डैम का एरिया दिखाया, वो वाला सलाल वाला, फिर उनको 1-2 जगह और दिखाई, तलवाड़ा वाला एरिया दिखाया। तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी। किला भी दिखाया उनको, अंदर नहीं गए हम, पर बाहर से थोड़ा बहुत किला भी। हालत ख़राब है। हाँ नहीं, वो नहीं देखा, पर बाहर से थोड़ा बहुत देखा, थोड़ा ऊपर जाके गए। तो इस मामले में ही वॉज़ वेरी हैप्पी एंड ही वॉज़ लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो मैंने उनको ये कहा था कि अब छुट्टियाँ होगी तो आप और एक्सप्लोर करना, हमारा रियासी बहुत बहुत सुंदर है। बट देन यस, हिमाचल इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल। तो अगला सवाल था मेरा, रियासी ज़्यादा सुंदर है या हिमाचल? हाँ, हिमाचल इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल। देखो मेरी तो जन्मभूमि यही है, तो मुझे तो रियासी से ज़्यादा प्यार है। पर जैसे सब कहते हैं ना कि शादी के कुछ टाइम बाद आपको वही जगह ज़्यादा प्यारी लगने लगती है, ऑल दोस थिंग्स। सो लेट्स सी। पर यह है कि हिमाचल बहुत खूबसूरत है, टूरिस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाते हैं, और जम्मू कश्मीर में भी अब ऐसा ही है। तो आई थिंक ये दोनों जगह मुझे तो सेम ही लगती हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, यहाँ की तरफ मैं ज़्यादा इंक्लाइन रहूँगी क्योंकि मेरा अपना शहर है, अपना घर है। तो मौसम का भी चेंजेस है दोनों स्थानों में, या फिर मौसम ऑलमोस्ट सेम है? मौसम ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। क्योंकि हम बीच मिडल ऑफ द हार्ट ऑफ द हिमाचल में नहीं रहते, हम पठानकोट के पास रहते, तो गर्मी तो है ही। पर अभी तो मैं दसूआ में हूँ, तो वहाँ तो बहुत गर्मी है। तो हाँ, मौसम ठीक है हिमाचल और जम्मू। तो आगे क्या प्लानिंग रहेगी कि पंजाब में ही कार्य करना है या फिर मुंबई की तरफ भी रुख करना है? कुछ सोचा आपने? कुछ हिंदी गाने निकालने हैं या फिर कुछ ऐसा प्लान चल रहा है अभी तक? देखिए अभी तक मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, अदरवाइज़ आप किसी को क्वेश्चन पूछेंगे तो सब बोलेंगे ये है वो है। अभी मैं शादी जस्ट हुई है, अभी 2 महीने हुए हैं, और लेकिन अभी भी बिकॉज हम अपना वहाँ पे क्वार्टर सेट कर रहे थे, घर सेट कर रहे थे, तो उसी में इतना इंडल्ज रहे कि अभी मैं कुछ करियर प्लानिंग कर नहीं पाई हूँ। बट यह है कि येस, अगर मौका मिलेगा तो वाई नॉट, हर चीज़ ट्राई करेंगे। पंजाबी इंडस्ट्री तो है ही, जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री भी है ही, और हिंदी गाने हमेशा से गाना पसंद है। कवर सॉन्ग्स की तरफ मैं और जाना चाहती हूँ बिकॉज मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है इस तरह के गाने करना। तो वो सब चलता रहेगा, धीरे धीरे यू विल गेट टू सी मच मोर। स्टेज शोज चलते रहेंगे? बिल्कुल, स्टेज शोज, वी आर डाइंग टू हैव माइक, और गाने के लिए वी आर डाइंग फॉर स्टेज। लाइक मुझे हर रोज़ इतनी क्रेविंग्स होती है ना कि कब शोज़ खुलेंगे। आई एम लाइक एवरी डे टू माई हस्बैंड, कब हमारा काम शुरू होगा, कब हमारा काम शुरू होगा। तो इसलिए हो जाएगा, लेट्स बी पॉजिटिव। अब चीज़ें ठीक हो रही हैं क्योंकि हमारा सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। कोविड ठीक होगा, ऑडियंस इकट्ठा हो पाएगी तो इवेंट्स होंगे। तो इवेंट्स तो आई एम डाइंग टू परफॉर्म इन एन इवेंट, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है म्यूजिशियंस के साथ परफॉर्म किए हुए, गाए हुए, लोगों के साथ एंजॉय किए हुए। इसका दुक्का हमने देखा था कि कुछ ऑनलाइन इवेंट्स हुए थे आपके? हाँ, ऑनलाइन हुए थे, इनफैक्ट एक 2 ऑफलाइन भी हुए थे बीच में जब कोरोना शांत हुआ था। तो तब मैंने इवेंट्स किए थे। मैंने ऋषिकेश में परफॉर्म किया था, और एक और जगह परफॉर्म किया था, दिल्ली में किया था, और एक और जगह, मैं 2-3 जगह मैंने परफॉर्म किया जब बीच में जब कोविड थोड़ा साइलेंट हुआ। लेकिन फिर से आ गया है तो वो तो है ही। और ऑनलाइन इवेंट्स होते हैं पर इतना मज़ा नहीं आता ना उसमें। देन यू आर परफॉर्मिंग ऑन जूम और यू आर परफॉर्मिंग ऑन अदर ऐप, नाउ पीपल आर टॉकिंग टू यू, बट वो चीज़ वो फील नहीं आती। तो आई थिंक येस, वी आर डाइंग। पंजाब के जो मेले होते हैं, हमारे यहाँ जम्मू में जो अखाड़े लगते हैं या इस तरह की जो पब्लिक इवेंट्स होते हैं, वो हुए नहीं। तो उन चीज़ों के लिए तो आर्टिस्ट बहुत थ्राइव करता है। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि सिचुएशन अच्छी हो और इवेंट्स बहुत जल्दी स्टार्ट हो। एंड दिस इज़ अ मैसेज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल दैट प्लीज़ डू समथिंग। सिंगर्स के लिए भी थोड़ा सोचिए, क्योंकि अभी तक कोविड के मुझे लगता है ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं
और सिंगर्स के लिए अभी तक किसी ने कुछ सोचा नहीं है। ठीक है, माय हस्बैंड इज़ अर्निंग और माय फादर वाज अर्निंग, तो हमारा घर चल रहा था, या सेविंग्स थी तो घर चल रहा था। पर बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका जो म्यूजिशियंस थे या कुछ ऐसे थे जिनका घर बार ही इससे चलता था, बच्चे ही इससे पल रहे थे। दे आर स्पॉइल्ड, दे आर कम्प्लीटली स्पॉइल्ड। वो कुछ तो ऐसे होंगे शायद जो ढाबे पे काम करने को मजबूर हैं या किसी की छोटी मोटी दुकान पे काम कर रहे हैं। तो एक आर्टिस्ट, चाहे वो एक छोटा सा भी आर्टिस्ट होगा ना, उसका एक सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होता है, तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। समय देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच अंचित, आप इतनी दूर से हमारे घर पे आए और इंटरव्यू लिया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। एंड बेस्ट विशेज़ टू रियासी अपडेट्स। यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग जॉब। आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आई स्टिल नो आपने कहाँ से स्टार्ट किया था एंड नाउ यू आर हियर, तो आई थिंक अ बिग कंग्रेचुलेशंस और बहुत खुशी वाली बात है। और बाकी जिन्हें भी डोगरे में दिखा मेरे को पहले वो आखन की कुड़ी ने डोगरी नहीं बोली, मैं बेच एक दो बारी बोली है, मैं दोबारा बोलूँगी कि तुंदे कने मी बड़ा प्यार है और तो सारे जने मी यहाँ प्यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच। अंजुशा शर्मा विख्यात गायिका हैं और रियासी की बेटी हैं और अब हिमाचल की बहू बन चुकी हैं। पंजाब में काम कर रही हैं और आगे भी इन्होंने बताया कि काम लगातार इनका जो है शादी के बाद भी जारी रहेगा और हिंदी गाने भी कुछ करने की ये कोशिश करेंगी। हालांकि अभी कोविड के चलते ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है। तो अगली बार फिर होगी मुलाकात किसी नई हस्ती के साथ। फिलहाल इस इंटरव्यू में मुझे नरेश भगत के साथ दीजिए अनुमति। धन्यवाद।